अस्सलाम वालेकुम। मार्का हक की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ खतीजा राठौर। नाज़रीन, इसी साल 2025 में भारत की जानिब से जारियत की गई थी, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया था, हमले किए गए थे और पाकिस्तान ने भरपूर रिटेलिएट किया था। न कि सिर्फ भारत पे हमले किए, जवाबी कार्रवाई की, बल्कि 6 राफेल भी गिराए। मोदी सरकार ये कहती दिखाई देती थी कि अगर राफेल होते तो क्या ही बात होती, और हमने देखा कि एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है वो भारत को धूल चटाई और मुंह की खानी पड़ी। मोदी मीडिया अक्सर ये कहता रहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है, और बिल्कुल पाकिस्तान ने इसकी तरदीद भी की और ये भी कहा कि पहलगाम वाक़ये की तहकीकात हो सकती है न्यूट्रल बेसिस पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खिताब भी किया और दहशतगर्दी की मजम्मत भी की। इससे पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए। पुलवामा का केस हमारे सामने है। अभिनंदन पाकिस्तान में छोड़ के गए और हमने उनको चाय भी पिलाई। आज हम मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1 साल हो गया है पाकिस्तान की फतह को, और भारत जान चुका है कि अगर एक बार फिर भारत की जानिब से जारियत की गई तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जब देखा कि पाक फौज की ताबड़तोड़ हमले भारत पर जारी हैं और भारत कुछ ना कर सका, तो अफगानिस्तान के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की गई, जिसमें एक बार फिर भारत नाकाम हुआ। और अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान अमन का दाई है, मीडिएशन करवा रहा है। जंग रुकवाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को दुनिया सराह रही है और इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। अमन के लिहाज से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त सरफहरिस्त है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और इनके हमरा हैं ज़फ़ीर गनी साहब, एंकर पर्सन है, सीनियर तज्ज़ियाकार है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। सर, ये बताइएगा कि मार्का हक को तो आज हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, और इससे पहले भी हमने इस हवाले से ट्रांसमिशन जो है हमारी जारी है चैनल 5 न्यूज़ पे। क्या समझते हैं आप, अपने अल्फाजों में मुख्तसर आप कैसे उसको कोलैबोरेट करेंगे कि भारत को मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चैनल 5 और खतीजा राठौर आपका बहुत शुक्रिया, और पूरी कौम को मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तानियों, आज के दिन खुशी मनाना ईद की तरह आपका हक़ है। हक़ इसलिए है कि आपकी मुसल्लह अफ़वाज ने वो हक़ अदा कर दिया, उस भरोसे का हक़ अदा कर दिया जो भरोसा आप लोग अपनी मुसल्लह अफ़वाज पे करते आए हो। अब खतीजा मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बने थे, अंग्रेज़ बादशाह जाते हुए कश्मीर का मसला हल कर जाता तो हो सकता है ये नौबत ना पहुंचती। अब इस कुर्रे अर्ज़ पे जो एक जन्नत है, उस जन्नत का नाजायज़ काबिज़ अपने पड़ोसी मुल्क को इसलिए कमज़ोर करना चाहता है कि किसी तरीके से ये इतना और कमज़ोर हो जाए कभी ये कश्मीरियों का नाम लेने का भी ना सोचे। यही वजह है कि 65 की जंग में भी हमने कश्मीर काज के लिए इंडिया के साथ जंग की, लेकिन उस जंग का तरीक़ाकार और था। हम इस पोजीशन में नहीं थे कि जाके इंडिया को इंडिया के इलाके में मारते, लेकिन हमने अपने मुल्क का जिस अंदाज से दिफा किया तो उस ज़माने के तारीख़ दानों ने लिखा कि पाकिस्तान वो 65 की जंग भी इसलिए जीत गया था कि हमारा मकसद पाकिस्तान का दिफा था और हिंदुस्तान का मकसद लाहौर में आके टी ब्रेक करना, लंच करना, डिनर करना था, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए। अब पहलगाम वाक़या राह ने खुद प्लान किया, बिल्कुल, क्योंकि मोदी समझ चुका था कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने वार हिस्ट्रिया क्रिएट न किया तो गुजरात के बाय इलेक्शन में, अबूरी इलेक्शन में वो मार खा जाएगा। सही। तो उन्होंने प्लान किया। प्लान करने के बाद फौरी तौर पे ऐलान भी कर दिया कि जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। चंद घंटों में उसकी FIR भी हो गई। और जैसे आपने कहा, पाकिस्तान ने
कहा कि अगर आपके पास सबूत है आप हमें पेश करें, बिल्कुल। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप किसी इंटरनेशनल मीडिया को बुला के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा लें। बिल्कुल। बाहर से लोग आए, मीडिया वाले आए, कोई हुकूमत वाले आए, जिसको आप मर्जी बुला लें, अक़वाम मुत्तहिदा को बुलवा लें और आके आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। लेकिन चूँकि उनका मकसद तो कोई और था ना, खतीजा उनका मकसद सिर्फ था कि अपने वोटर्स को यह एहसास दिलाना कि इस इलाके में अगर कोई बदमाश है तो वो हिंदुस्तान है, अगर कोई इस इलाके का बदमाश है तो वो मोदी सरकार। साहब ये पहला वाकया नहीं है, पुलवामा भी उन्होंने पुलवामा, उड़ी में भी इन्होंने इस तरह का काम किया था, पुलवामा में भी किया था। क्योंकि जब भी उनको अपने अवाम के अंदर से एहसास होने लगता है कि हिंदुस्तानी अवाम इन पे अपना ट्रस्ट खोती जा रही है, इनके ऊपर हिंदुस्तानी अवाम का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, तो इस तरह का ड्रामा करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है 6 और 7 मई की दरमियानी रात 2025 में जब उन्होंने आके हमारे निहत्ते लोगों पे, मस्जिद में नमाज पढ़ते लोगों पे, मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ते हुए बच्चों पे आके जुल्म ढाया, आके उन्होंने जो मिज़ाइल बरसाए, उनकी एयर फोर्स ने जो अटैक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, जिस तरह बदर में 313 मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने उतारे थे, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अल्लाह ताला की ख़ास मदद आई। मदद ऐसे आई किसी ने सोचा नहीं था। वही जहाज़ जो हमारे बच्चों को शहीद करने आए थे, अक्सरियत वापस जाके लैंड नहीं कर सके इंडिया में अपने एयर बेसिस पे, तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल था, हमारी एयर फोर्स का, हमारी मुसल्लह अफवाज का कमाल था, हमारी अवाम का एतमाद था। और उस एतमाद ने कमाल कर दिया कि पाकिस्तान जो अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में डटा था, उसको चारों शाने चित कर दिया। बिल्कुल ठीक है ज़फ़ीर, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो दुश्मन था वो 6 गुना पाकिस्तान से बड़ा था अगर उनके अफवाज की तादाद के हवाले से बात की जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है वो अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। यही वजह है कि अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की सलाहियतों के हवाले से बातें कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और जब ये ईरान और अमेरिका का मामला तूल पकड़ रहा था, कशीदगी में इजाफा होने जा रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ सीज़ फायर इसीलिए रोकी थी क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनसे अपील की थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए और जंगबंदी की तरफ जाया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और दीगर ममालिक भी समझ गए थे कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और इसके अफवाज भी मजबूत हैं। बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं। पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा दुश्मन, और सर ने चूँकि 65 का जिक्र किया और 65 में भी यही हुआ था। पहल हमेशा हिंदुस्तान ने की और फिर दुम दबा के भागने में भी पहल वही करता रहा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और क्या ही शानदार रिटेलिएशन थी कि 6, 7, 8, 9 और फिर 10 में इसका अब अगर हम जायज़ा लें तो आपको याद होगा कि भारत की तरफ से गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हिंदुस्तान की फ़लाँ चौकियों के ऊपर दरअंदाज़ी हो रही है। ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं अमूमन हिंदुस्तान वाले, ब्रिगेडियर साहब को पता है। सो उस वक्त DGISPR ने बड़ा तारीखी जुमला कहा था कि पाकिस्तान ने अब तक भारत के किसी भी, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री बेस हो, किसी को भी निशाना नहीं बनाया। जिस दिन हम अटैक करेंगे तो भारत को बताना नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया बताएगी कि ये पाकिस्तान का अटैक है। और फिर हमने देखा कि 9 मई की रात को और 10 की जो सुबह थी, और उसमें जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो फिर भारतीय मीडिया को बताना नहीं पड़ा, फिर पूरी दुनिया ने बताया, और पूरी दुनिया आज तक बता रही है कि पाकिस्तान ने कैसा। ने ये भी कहा था यू जस्ट वेट फॉर अ रिस्पांस, और फिर जिस तरीके से रिस्पांस दिया था ज़फ़ीर, आप खुद कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि वक्त का तयन भी हम करेंगे, जगह का तयन भी हम करेंगे। और भारत ने तो रात के पैर हमला किया था, जब हम रिटेलिएट करेंगे तो सुबह करेंगे, और फजर के वक्त जो है ये जो रिटेलिएशन थी पाकिस्तान की जानिब से ये की गई थी। क्या कहेंगे ज़फ़ीर? बिल्कुल ऐसा ही है, और यही मैं बता रहा था कि पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया तो फिर पूरी दुनिया ने बताया। फिर इंडियन मीडिया कहाँ, वो तो उनको तो समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। अब चूँकि ये सेलिब्रेशन जारी है, ये सिलसिला जारी है, और भारत जो हिंदुत्व का नज़रिया था भारत में, चूँकि RSS गुजरात, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के इस वक्त, वो किसी ज़माने में गुजरात के CM थे, और वो गुजरात के कातिल हैं, वो कश्मीरियों के कातिल हैं, वो आम और निहत्ते मुसलमानों के कातिल हैं, क्रिश्चियनों के कातिल हैं, अकलीतों के कातिल हैं। और अब वो ज़वाल पजीर हो रहे हैं और ख़ुद
इस वक्त भारत जो है वो 36 से ज़्यादा वहाँ पे अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, रियासतें बन रही हैं। नागालैंड की तो मैप भी सामने आ चुका है, ब्रिगेडियर साहब को मालूम है इस बात का। खालिस्तान तहरीक आपके सामने, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तरफ गोदी मीडिया और ख़ुद इस आरएसएस सरकार और जो इनके कारिंदे हैं, इनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब रही बात है भारत का, जो इस इलाके में चौधरी बनने का ख्वाब था वो तो चकनाचूर हो चुका है और वो पाकिस्तान ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। डेवलपमेंट की बार बार जिक्र कर रहे थे कि हम सब खित्ते में सबसे ज़्यादा नंबर 1 हैं, वो नंबर 1 हमें नज़र नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, पाकिस्तान तीसरी बड़ी अजीम जंग को रोकने में कामयाब हुआ, उसकी सालिसी कर रहा है। भारत इस खित्ते में कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है वो हमसे 6 गुना बड़ा है, लेकिन अगर आप ठीक है पिछले इस पे मजीद भी आपसे बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जो है इस खुसूसी ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मार्का हक की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज का दिन जो है वो ईद से बढ़कर है। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की फ़तह के हवाले से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुश्मन को जो है पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से धूल चटाई है और अब वो दोबारा ये जुर्रत करने से पहले कई बार सोचेगा कि पाकिस्तान पे हमले की कितने संगीन नताइज जो हैं वो भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आपने जो अपने अल्फाज में जो नज़म लिखी है इस जंग के हवाले से, पहले तो वो हमारे नाजरीन को बताएँ, और दूसरा आपसे फिर बाद में ये भी जानेंगे, ज़फ़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी उनसे जानेंगे कि भारत क्या दोबारा ये हिमाकत, ये जुर्रत कर सकता है कि पाकिस्तान पे जो है वो हमला किया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते रहे भारत की जानिब से और हर बार भारत को मुंह की खानी पड़ी है। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आगाज़ करेंगे, जो नज़म आपने लिखी है मैं चाहूँगी कि आप उस नज़म को पढ़ें। बहुत शुक्रिया आपका खतीजा राठौर। ये नज़म मैंने उसी दिन लिखी थी जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि जी मैंने इनकी जंग रुकवाई है और 6-7 जहाज़ पाकिस्तान ने गिरा लिए हैं, और अगर मैं ये कोशिश ना करता तो ये बहुत ख़तरनाक होता खित्ते के लिए। तो चूँकि एक तीसरा मुल्क, और वो भी जिसके पास दुनिया की टेक्नोलॉजी है वेरिफिकेशन करने के लिए, उसके पास सेटेलाइट में ऐसे कैमरे हैं कि वो उस गिरे हुए जहाज़ के एक पहिए को भी पिक कर लेगा, उसके ब्लैक बॉक्स को भी पिक कर लेगा। तो दुनिया ने मान लिया था कि वाकई जो है ना पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। तो हर 7 मई की, जिसको है सारा जग जाने, सहर 7 मई की जिसको है सारा जग जाने, वो दे गई है हमें अजमतों के अफसाने। अदू आया था एक गाजियों से टकराने, आग इस पाक सरजमी पे लगा बरसाने, इरादे कितने भयानक थे उसके जहनों में। सोच के कहा था ना, बिल्कुल, इरादे कितने भयानक थे उसके जहनों में, नज़र भी डाल चुका था वो पाक सहनों में, फायर कर चुका था, सोच के आया था कि जुल्मों सितम वो ढाएगा, सोच के आया था कि ढाएगा दरिया खून के, इस बार तो बहाएगा अर्ज़े पाक को कश्मीर सा, जैसे अपने कश्मीर में जुल्म करता है वो, अर्ज़े पाक को कश्मीर सा बनाएगा और मस्जिदों को आग भी लगाएगा, आरएसएस की तरह जुल्म ऐसे ढाएगा ज़माना खान हलाकू को भूल जाएगा। ये उसकी सोच थी। और उसके जवाब में फिर हमने क्या किया, आए फिर जोश में इस्लाम के ये परवाने, अरे वाह, आए फिर जोश में इस्लाम के ये परवाने, उड़े शाहीन राफेलों को फड़काने। हाँ है, राफेल फड़काने, जैसे परिंदे को फड़का के गिराया जाता है ऐसा फड़काए उन्होंने। उड़े शाहीन राफेलों को फड़काने और एलओसी पे वो लगे परचम लहराने। आपको पता सफेद परचम लहराने, और सफेद परचम फिर दुश्मन इस तरह लहराने लगा। उसने उस कौम के, हिंदुस्तान ने उस कौम के सपूत को ललकारा था
جس نے ایک جھٹکے میں خیبر کا در अरे वाह, اس نے اس قوم کے سپوت کو للکارا تھا جس نے ایک جھٹکے میں خیبر کا در اکھاڑا تھا. اور پھر ایک عہد ہے جو ہم اپنی طرف سے اپنے مسلح افواج کے ساتھ ان شہداء کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ شہیدان وطن ہم تمہاری عظمت کی قسم کھاتے ہیں. वाह, اے شہیدان وطن ہم تمہاری عظمت کی قسم کھاتے ہیں. رب نے پاکستان کو دی اس رفعت کی قسم کھاتے ہیں. قائد اعظم کی عزت کی قسم کھاتے ہیں. ماؤں بہنوں کی عفت کی قسم کھاتے ہیں. اور قسم کیا ہے؟ وقت جب ہم پہ پڑا, हाय हाय, وقت جب ہم پہ پڑا دنیا کو پھر دکھلائیں گے. مئی 25 کی وہی تاریخ پھر دہرائیں گے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. زبردست, آپ نے تو ماحول گرما دیا بہت شکریہ, بہت بریگیڈیئر صاحب. اور تہ دل سے ہم صرف میڈیا نہیں, سویلینز نہیں, پاکستان کی ہر سوسائٹی, پاکستان کا ہر مکتبہ فکر سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوا اس اور بالکل اس واقعے کو آپ نے پوری نظم میں جس طریقے سے پرویا ہے, جس طریقے سے آپ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے, وہ واقعی لاجواب ہے. اور دشمن بھی ظفیر جو ہیں وہ پاکستان سے لاجواب ہو گئے ہوں گے جس طریقے سے ہوئے نا. دشمن کو تو دھول چٹا دی اور اس میں بچا کیا. ماحول چونکہ بن چکا ہے, سما بندھا ہوا ہے اور جشن ہے, سیلیبریشنز ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ ملی نغمہ ہو جائے اس وقت نا, ہم بھی ایک اس جنگی موڈ میں چلے گئے ہیں. پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے. آپ خود ماشاءاللہ ایک جنرل نذیر خطے سے تعلق رکھتے ہو, کشمیر سے. اسی طریقے سے ہمارا نادرن ایریا ہے پورا گلگت بلتستان, چترال. بالکل. تو پاکستان کی مسلح افواج کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو ملک میں گھماتی ہے. اور جن جگہوں پہ آپ لاکھوں روپے خرچ کرے دیکھنے جاتے ہو نا, ہمیں فوج مفت میں دکھاتی ہے. تو میری پوسٹنگ سیاچین میں تھی, فیملی میری اسکردو میں تھی, اور شنگریلا اس پہ ایڈ آن کر دوں, مفت میں دکھاتے ہیں لیکن وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. جن سیکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں, نارملی وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ آپ کا دن میں جانا خدیجہ مشکل ہوتا ہے. تو وہاں رہنا, پھر اس کو دفاع کرنا, تو وہ جتنی آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں اتنا آسان ہے نہیں. لیکن یہ ایک جذبہ ہی ہے, ایک سولجر کا جذبہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ سرو بھی کرتا ہے اور پھر آپ کی طرح وہ اتنی اچھی شاعری بھی اس پہ لکھتا ہے, پھر وہ ایک سافٹ امیج بھی اپنے اداروں کا پوری دنیا میں. میں اور میری بیگم میری اسکردو میں پوسٹنگ تھی, فیملی میری اسکردو میں ہوتی ہے. میں آگے سیاچین پہ جاتا تھا تو شنگریلا بڑا مشہور ہوٹل ہے. شنگریلا کے اوپر بیٹھ کے میری بیگم دیکھا کرتی, اتنا خوبصورت سامنے سے منظر تھا. انڈس جسے ہم ریشن کہتے ہیں, بہت چوڑی ویلی ہوتی تھی اور وہ وادی مجھے ایسے لگتی تھی. میں اپنی بیگم کو کہتا تھا کہ یہ وہی جنت ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا. تو اس سلسلے میں چند بول جو بہت اچھے سہیل رانا نے اپنی جو ہے نا مونا سسٹر سے گوائے تھے. تیری وادی وادی گھوموں, تیرا کونا کونا چوموں, تیری وادی وادی گھوموں, تیرا کونا کونا چوموں, تو میرا دل بر جان, تو میرا دل بر جان, تو میرا پاکستان, تو میرا پاکستان, تو میرا پاکستان, تو میرا پاکستان. تو سدا رہے سلامت, تو سدا رہے خوشحال, تو پرکھوں کی امانت اور میں ہوں تیری ڈھال. تو سدا رہے سلامت, تو سدا رہے خوشحال, تو پرکھوں کی امانت اور میں ہوں تیری ڈھال. میں جہاں جہاں بھی جاؤں تجھ سے پہچانا جاؤں, میں جہاں جہاں بھی جاؤں تجھ سے پہچانا جاؤں. ہے اللہ کا احسان تو میرا دل بر جان, تیری وادی وادی گھوموں, تیرا کونا کونا چوموں, تیری وادی وادی گھوموں, تیرا کونا کونا چوموں, تو میرا دل بر جان, تو میرا دل بر جان, تو میرا پاکستان, تو میرا پاکستان, تو میرا پاکستان,
तो मेरा पाकिस्तान। अरे वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समा बांध दिया, माहौल बिल्कुल। बना दिया, और यकीन करें कि और ज़फ़ीर, मैं एक बात बताऊं, हम किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं, तो लोग आपसे ये नहीं पूछते सबसे पहले कि आपका नाम क्या, सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। कहाँ से belong करते और पाकिस्तान जो है वो हमेशा विक्टिम रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं किया, बल्कि जिस जिस मुल्क में दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की और है, भरपूर मजम्मत की। खतीजा, मुझे एक वाकया छोटा सा याद आ गया, आप दोनों की इजाज़त से माजरत चाहता हूँ मैं जी, जी, आपको मुदाखलत जी। कर। मैंने कुछ साल पहले अपनी फैमिली के साथ हज किया था, और हम लाइन में लग गए थे। जब सऊदी अरब पहुँचे, वो आपको पता पूरा एक प्रोसेस होता है आपके पासपोर्ट के Immigration ऊपर, का, वो हाँ वहाँ पे मोहरें लगती हैं। तो हमारा ऐसे पीछे पूरा का पूरा काफिला था, दूसरे काफिले आए जो अरबी बोलते थे, वो लड़के वहाँ के सऊदी अरब के ठप्पे लगाए, आगे चले गए, हमें बहुत टाइम लगा था। लेकिन पिछले साल हमारे दोस्त कुछ हज पे जो गए, ज़फ़ीर भाई, जी जी, पिछले साल जो हमारे कुछ दोस्त हज पे गए, तो कहते हैं जैसे उन्होंने हमारा पासपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को आगे बुलाया, उन्होंने सलाम भी किया, सऊदी अरब के यंगस्टर्स ने, जो उनकी इमिग्रेशन वाले लड़के बैठे थे, और उन्होंने कहा जी चलें। तो ये फ़र्क था कि जब आप अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए काम करते हो ना, चाहे कोई भी हो। देखें, हमारे साइंसदानों ने, डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, उनको जब फिज़िक्स का इनाम मिला था, तो उस दौर में भी पाकिस्तान का नाम गूंजा था। जब इसमें कोई शक नहीं है बिरजी साहब। और एक चीज़ बड़ी जो मैंने पर्सनली फील किया, बात भी करते हैं हम, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जब हमने ये जंग जीती, और चाहे तुर्की हो, सऊदीया हो, मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री उठा लें, अफ्रीका को भी मुस्लिम कंट्री उठा लें, वहाँ से एक जोश, एक जज्बा नज़र आया और उनकी उम्मीद बनी है। वैसे भी हम एटमी वाहिद इस्लामी ताकत हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह इंडिया, चूँकि एक परसेप्शन, जिस तरह खतीजा बात कर रही थी, परसेप्शन बिल्ड किया हुआ था कि पाकिस्तान ट्रबल मेकर है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, इंटरनेशनली हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था। सो उस प्रोपेगेंडे को जब शिकस्त हुई और हमने धूल चढ़ाई इंडिया को, उसके बाद एक उम्मीद बनी लोगों की पाकिस्तान की तरफ। हम मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, इस इम्पैक्ट को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं? और ज़ाहिर है अब तो ईरान वार की वजह से पाकिस्तान की जो यानी 9-10 मई को जो हमने पिछले साल कामयाबी हासिल की थी, वो अब सालसी करके हम मज़ीद यानी 3 स्टेप ऊपर चले गए। सो इसको कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है? इसके लिए कैसी लॉबिंग की जा सकती है ताकि हम अपना ये स्टेटस जो है वो अब डे बाई डे हिमालय की तरफ ऊपर ही लेके जाएं? अच्छा, एक तो जो आपने पहले बात की ना कि जी वो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे दहशतगर्दी का, तो उसके जवाब में सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा कि उठाकर आए ना पहले ज़रा अपनी तरफ देखें। उठाकर आए ना पहले ज़रा अपनी तरफ देखें। हिंदुस्तानियों को मुखातिब कर रहा हूं। उठाकर आए ना पहले ज़रा अपनी तरफ देखे, बड़े आए मेरा चाके गिरेबां देखने वाले। अब दूसरा सवाल आपका, देखें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत मौका दिया, और उस मौके के जो समरात हैं, जो पिछले साल अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई, वो आज दुनिया पूरी देख रही है। हमारी वजारत खारजा ने उस वक्त भी शानदार काम किया, बिल्कुल, और आज भी शानदार काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि एक तीसरी जंग अजीम होते होते रुक गई, और उसमें एक बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जाता है, हमारे वज़ीर आज़म को जाता है, हमारे नायब वज़ीर आज़म को जाता है, और इनकी पूरी टीम को जाता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, जाग रहे होते हैं, इनके लिए नोट्स तैयार कर रहे होते हैं, इनके लिए ब्रीफिंग बना रहे होते हैं। अमेरिका में हमारा सफारतखाना काम कर रहा होगा, तमाम बड़े बड़े ममालिक, चाइना, रूस, इसमें ब्रिगेडियर साहब आप तो जानते हैं ज़रा अनसंग हीरोज है हमारे कुछ, जिनका हम जिक्र कभी करते ही नहीं है, ना कर सकते हैं। मैं इसलिए उन्हीं को खराज पेश कर रहा हूँ कि ये तो चूंकि सामने होते हैं, हमें नजर आ रहे थे, इनके पीछे पूरी टीम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो है। अभी इसको आगे कैसे चलना है? देखिए, आगे ऐसे ही लेके चलना है कि हमेशा जीत सच की होती है, बेशक झूठ की शिकस्त होती है, जो इंडिया वालों ने देख लिया। अगर उन्होंने शुरू में सच बोला होता तो उसको एक झूठ को छुपाने के लिए उन्हें रोज एक नया झूठ ना बोलना पड़ता। और झूठ भी इतना बोला वो अभी जो कुछ दिन पहले DGISPR की ब्रीफिंग भी थी मीडिया से, जो उन्होंने बात की, और कल आज जो फील्ड मार्शल का खिताब भी था। इंडिया तो प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री है ना, फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। वहाँ से वो फेक न्यूज़ फ्लोट करता है पूरे इस खित्ते में।
अच्छा, उसी वो कहते हैं ना, आप कंप्लीट कीजिएगा कि वो लो अपने ही दाम में सयाद आ गया, तो इंडिया के साथ तो वही हुआ। वो जो पूरा उसने जाल बिछाया हुआ था, नेटवर्क, वो ट्रैप था, उस ट्रैप में वो खुद फंस और गया। जफीर, मोदी ने सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे ही- अपने ही लोगों को मरवाने की अपने कोशिश लोगों की। को- एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अपने ही लोगों इससे को आप जो है- अंदाजा लगा जी। सकें कि वो कितना, मतलब हलाकू खान का आपने जिक्र किया ना, हलाकू खान से भी ज्यादा ये कोई बेवकूफ गुजरात का आदमी है। बेवकूफ आदमी कसाई, है। जी जी। गुजरात का कसाई। तो मैं उसी बात को अभी कंटिन्यू करूंगा। तो मार खाने के बाद गुजरात का कसाई एक जख्मी सांप की तरह तड़प रहा है, और जख्मी सांप एक सेहतमंद सांप की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब उसने क्या किया कि हमारे मगरबी पड़ोसी को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जिनको ये बुनियाद परस्त, जिनको ये दहशत गर्द कहा करते थे अशरफ गनी की जब हुकूमत होती थी, ऐसा ही है, तालिबान के बिल्कुल ऐसा। खिलाफ शायद ही कोई गैर मुनासिब लफ्ज़ ऐसा रह गया हो जो ना बोला हो जो ना हिंदुस्तान बोलोगे। की गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान के मीडिया ने, उनके वजारत खारजा ने इस्तेमाल ना किया ना हो। किया हो, एग्जैक्टली। लेकिन फौरी तौर पे आपने देखा कि उन्होंने राब्ता उनसे किया, उनसे क्या? और उनसे राब्ता करने के बाद अपनी प्रॉक्सी को एक और एक्टिवेट किया। BLA के कुछ लोग इनके साथ ऑलरेडी मिले हुए थे। तो इस कामयाबी को आगे जारी रखने के लिए एक तो मैं बलूचिस्तान के अपने नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए झूठे प्रोपेगेंडे में ना मत आएं। आए। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला के इतने कुदरती वसाइल वहाँ पे मौजूद बिल्कुल। हैं, और ये जो ग्वादर की बंदरगाह है, ये तो एक अल्लाह का अजीम तोहफा है। बहुत बड़ा। अभी आपने अमेरिका और ईरान की जंग में देख लिया कि UAE की बंदरगाहों से भी बेहतर बंदरगाह गवादर है। तो खुदा के लिए समझें, इस मौके अच्छा, का इसमें फायदा चूंकि उठाएं। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया। अब आपको याद है कि चाबहार को इंडिया इस्तेमाल करना चाह रहा था और उसने ज़ाहिर किया भी। अब गवादर एक्टिव होता है, गवादर तो गेम चेंजर है, और हमने विज़िट भी किया वहाँ। और इसकी जो जियोपॉलिटिकल जब हम बात करते हैं, पोजीशन इतनी अच्छी है। सो चाबहार और गवादर मिलकर कोई बड़ा एडवेंचर कर सकते हैं इन फ्यूचर, समझते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिर एक और शेर याद आ गया। ईरान ने भरोसा किया था चाबहार में इंडिया पे, एग्जैक्टली। और इंडिया ने उस भरोसे को ऐसे तोड़ा कि इनके लोग जो चाबहार में गए हुए थे वो वीकेंड पे जाते थे तेहरान, और जहाँ जहाँ पे इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं ईरान की, वहाँ जासूसी करते थे। बिल्कुल, मुसाद के लिए, मुसाद। ठीक है ना। तो ईरानी सोचते होंगे, मुझे फिर एक शेर वो याद आ गया कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उन्होंने इंडिया पे तकिया किया था और इंडिया ने उस आग को और भड़काया। जिस तरीके से आपने कहा, आपको याद होगा कि जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो उससे एक दिन पहले ही मोदी जो है वो इसराइल के दौरे पे मौजूद थे। हाँ। और इस वक्त मुसाद के एजेंट भी ईरान में मौजूद हैं। यही वजह है कि उनकी जो आला क़यादत है, चाहे वो शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को टारगेट किया गया, यकीनी तौर पे इसमें जितना मुसाद का हाथ है उतना भारत का हाथ भी है, ज़्यादा हाथ है, क्योंकि उनकी पिन पॉइंट लोकेशन इंडिया वालों ने दिया उनको। वो लोग जो चाबहार में मौजूद थे वो पूरे ईरान में घुमा करते थे और मुसाद के लिए मार्फत राह के थ्रू राह को देते थे और राह फिर मुसाद को देता था। तो प्रैक्टिकली तो ये वो दोस्त हैं कि जिस घर को आग लग गई और मदरलैंड फादरलैंड के बारे में कहा जाता था मोदी साहब की जानिब से, ऐसे ही कहा जाता था। वो तो हो गया ना, फिर वो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। और वहाँ जाके जिसने तालिबान के मुतल्लिक जो जब इसराइल के दौरे पे गए थे मौसूफ, मेरा तो दिल भी नहीं करता उसका नाम लेने को, इतना मनहूस नाम है साले का। तो बहरहाल वहाँ भी जो उसने बात की जाके, और वो लोग जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे थे उनके हक में वो बोल रहा था। तो इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि बोला कैसे जाता है। बिल्कुल। अच्छा ज़फ़ीर, मीडिया के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। इस मार्का हक में हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन होती है, वही अपनी आवाम तक पहुँचाई, जबकि गोदी मीडिया ने जिस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचाई
فالس نیوز پہنچائی. یہ بھی کہا گیا کہ لاہور میں پورٹ ہے جو میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا, اگر آپ نے دیکھا تو وہ بتائیے گا. کہا کہ اس کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا اور کراچی کو بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. ہم تو بڑے ہی آرام سے اس فتح کو انجوائے کر رہے تھے, جب رافیل گر رہے تھے ہم اس کو انجوائے کر رہے تھے, رپورٹ کر رہے تھے, اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے. تو پاکستان کی میڈیا نے بھی ایک مظاہرہ کیا ہے کہ ہم اپنی عوام تک جو ہے وہ فیک نیوز نہ پہنچائیں, جو بنیادی نیوز ہے, جو حقائق ہیں وہ پہنچائیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور آپ نے کہا کہ لاہور میں پورٹ, وہ صحیح کہہ رہے تھے. اصل میں پنجاب میں تو نہریں ہیں نا, تو کنال کو دیکھ کے انہوں نے سمجھا کہ یہ پورٹ ہے, تو وہ تو ٹھیک رپورٹ کر رہے تھے اپنے حساب سے. ان کی سوچ اتنی ہے. سیکنڈ, انہوں نے راوی میں سارا پانی, تھوڑا سا پانی ہوتا, وہاں جو لوگ سیر کے لیے آتے 4-5 کشتیاں ہوتی ہیں, ان کشتیوں کو انہوں نے بحری جہاز سمجھا, بحری جہاز سمجھ لیا. تو راوی کنارے وہ آئیں دوبارہ تو پھر ہم ان کو بتائیں گے تو کہ یہی آپ کا پورٹ ہے. سو آتے ہیں میڈیا کی ذمہ داری. میڈیا بالکل ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا تھا, اور میں بالکل آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا ہمیں فالو کر رہا تھا اپنی خبروں کے لیے. ظاہر ہم انڈین میڈیا پہ جاتے ہیں ریگولر بیسس پہ, وہاں سے وہ پوچھتے تھے کہ اطلاعات یہاں کی کیا ہیں. یہاں سب کچھ بالکل نارمل تھا, لیکن وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے ادھر. تو ایسی, اور میجر آریہ کا میں بڑا مطلب حیران ہوا. یہ سر میں آپ سے بھی اس پہ انپٹ لوں گا کہ ایک آفیسر اتنی بے تکی بات نہیں کر سکتا, چاہے کسی بھی فورس کا ہو, ہمارے دشمن ملک کا ہو, کہ ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ کی اتنی زبردست ٹریننگز ہوتی ہیں, انفارمیشن, ٹھیک ہے پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اتنی بے تکی باتیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے ہوش میں تھے ایکچولی. چونکہ ان کے پاس, اگین میں کہہ رہا ہوں نا, انفارمیشن ہوتی ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں تو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہوتے. تو آریہ تو یہ کر رہے تھے. سیکنڈ, ہمارے پاس ایک اطلاعات آ رہی تھی اور ہماری سوشل میڈیا پہ تھی کہ ہم نے انڈین ایک خاتون پائلٹ کو اریسٹ کیا ہوا ہے. اچھا, میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کشمیر سے ہو رہا ہے, بھمبر سیکٹر پہ آپ نے کیا. تو میں منگلا کور پہ میری بات ہوئی, تو میں نے وہاں سے کنفرم کیا, تو انہوں نے کہا نہیں اس طرح. میں نے کہا ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں لائیو میں اس وقت, تو مجھے یہ کنفرمیشن دیں. تو انہوں نے کہا اب تک ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے, یہ تو آف دی ریکارڈ ہے, لیکن آپ نہ کوٹ کریں, یہ تھوڑا سا بیک باؤنس کر جائے گی چیز. ہاں کوئی پکی خبر ہوگی تو ہم آپ کو دیں گے. سو نہیں تھی ہمارے پاس وہ پائلٹ, آج تک نہیں. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان نے جو ہے اس کا بھی مظاہرہ کیا. تو میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ تو چل رہا تھا کہ ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا, اس کو بھی پکڑ لیا. تو چلتا ہے, اور وہ ہماری وار کا حصہ تھا, فرسٹ جنریشن وار کا, آپ سمجھتے ہیں, جو 2014 سے ہم کر رہے تھے. سو یہ تھی ہماری ذمہ داری. وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں, ادھر وہ جی گلستان جوہر فتح کر لیا ہم نے, تو کراچی فتح کر دیا. تو یہ اتنی فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا. یعنی نازی جو پروپیگنڈا تھیوری کا بانی ہے نا, اس کو بھی انڈیا نے پیچھے چھوڑ دیا. بالکل ظفیر, ایک بہت ہی بڑا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے. بریگیڈیئر صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.